नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं BEGC 133 जिसका कि नाम है ब्रिटिश लिटरेचर को। हम इसको वन शॉट में कवर करेंगे। ब्लॉक बाय ब्लॉक मैं आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से कुछ भी नहीं पता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे ब्लॉक वन के साथ, जिसमें कि हमको पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले मैकबेथ। सबसे पहले प्ले को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी होता है। शेक्सपियर का ये प्ले 1606 के आसपास लिखा गया था, जो कि जैकोबियन एज की शुरुआत थी। ये टाइम रेनेसा का हाई पीरियड था, जिसका मतलब होता है रीबर्थ या फिर क्लासिकल लिटरेचर का अवेकनिंग। टॉलेमिक सिस्टम, जिसमें अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर माना जाता था, उसको कोपरनिकस ने चैलेंज करके सन सेंट्रिक यूनिवर्स का आइडिया दिया था। इस साइंटिफिक शिफ्ट की वजह से सोसाइटी में मैन यानी इंसान को यूनिवर्स के सेंटर में नए तरीके से देखा जाने लगा, जिसे ह्यूमनिज्म कहते हैं। इसी टाइम पर सोसाइटी में इकोनॉमी भी चेंज हो रही थी और फेडरल सिस्टम से मर्केंटाइल कैपिटल की तरफ वो शिफ्ट हो रही थी। मैकवेली ने अपनी बुक द प्रिंस में यूजर्पर सत्ता छीनने वाले की पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया था, जहां डिवाइन किंग की जगह क्रुएलिटी और पावर को सस्टेन करने पर फोकस था। दूसरी तरफ किंग जेम्स ने अपनी बुक बसिलिकन डोरोन में एक गुड किंग और एक यूजर्पिंग टायरेंट के बीच का फर्क बताया था। थिएटर की बात करें तो उस टाइम तक ग्लोब थिएटर बहुत फेमस था, जहां ग्राउंडलिंग्स यानी कि आम लोग सस्ते टिकट्स लेकर स्टेज के पास खड़े होकर प्ले देखते थे। अथॉरिटीज इन प्लेस को बहुत स्ट्रिक्टली सेंसर करती थी, क्योंकि इनमें अक्सर मोनार्की और रेबेलियन के थीम्स होते थे, जो स्टेट के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। शेक्सपियर ने मैकबेथ की कहानी रफेल होलिनशेड्स की बुक द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से ली थी। हिस्टोरिकली मैकबेथ स्कॉटलैंड का 85th किंग था, जिसने 1040 से लेकर 1057 तक रूल किया था। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। सोर्सेस ऑफ मैकबेथ पर अक्सर शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आपको इसमें हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स का नाम जरूर से लिखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, discuss the socio-political background and humanist thought behind Shakespeare's Macbeth। इसमें आपको रेनेसा और मैकियावेलियन आइडियाज को मेंशन करना होगा, जो अभी मैंने डिस्कस किए थे। अब आते हैं डायरेक्ट प्ले की स्टोरी पर। प्ले की शुरुआत एक बहुत ही डार्क और ओमनियस टोन में होती है, जहां थंडर और लाइटनिंग के बीच विचेस यानी चुड़ैले हीथ यानी खुले मैदान पर हमको देखने को मिलती है। उनका फेमस डायलॉग है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये डायलॉग प्ले का सबसे बड़ा थीम सेट करता है, जिसे हम इक्विवोकेशन कहते हैं। जहां जो चीज अच्छी लगती है वो बुरी होती है और जो बुरी लगती है वो अच्छी होती है। किंग डक्कन को पता चलता है कि मैकबेथ ने मैकडॉनल्ड के रेबेलियन को बहुत ही ब्रेवरी से कुचल दिया है, जिसके लिए मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डोर का टाइटल मिलता है। जब मैकबेथ और उसका दोस्त बैंको वापस आ रहे होते हैं, तब विचेस उन्हें मिलकर तीन प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणियां बताती हैं। मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डोर बनेगा, मैकबेथ आगे चलकर स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, बैंको खुद राजा नहीं बनेगा पर उसके बच्चे राजा जरूर बनेंगे। जब पहली प्रोफेसी सच होती है तो मैकबेथ के अंदर एम्बिशन जाग उठता है, लेकिन किंग डकन अपने बेटे मैलकॉम को अपना हेयर डिक्लेयर कर देता है। जब लेडी मैकबेथ को इस सब के बारे में लेटर से पता चलता है तो वो डिसाइड करती है कि किंग डकन का मर्डर करना ही पड़ेगा। इसमें हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर लेडी मैकबेथ का अनसेक्स मी हेयर वाला स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्पिरिट्स को बुलाती है और कहती है कि उसके अंदर से औरत वाली सारी काइंडनेस निकाल दी जाए, ताकि वो इस क्रूअल मर्डर को अंजाम दे सके। एक्ट 2 में मैकबेथ को मर्डर से पहले एक हेलुसिनेशन होता है, जिसे डैगर सोलिलोकी कहते हैं। वो हवा में एक फ्लोटिंग डैगर, एक खंजर देखता है। मर्डर के बाद मैकबेथ इतना डर जाता है कि वो एमेन नहीं बोल पाता। इसके बाद एक बहुत ही फेमस सीन आता है, द पोर्टर सीन। ये सीन इतने इंटेंस मर्डर के बाद एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है, जिसमें पोर्टर यानी कि दरबान हेल के गेट कीपर की तरह एक्ट करता है और इक्विवोकेशन के थीम को रीइंफोर्स करता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टर सीन इन एक्ट 2 ऑफ मैकबेथ, या फिर डिस्कस द डैगर सोलिलोकी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मैकबेथ साइकोलॉजिकल स्टेट। इसमें आपको इन दोनों के रेलेवेंस को बताना होगा। स्टोरी में टेंशन अब और बढ़ चुकी है। मैकबेथ अब किंग बन गया है, लेकिन उसके दिमाग में बैंकों की प्रोफेसी चल रही है। बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे। अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए मैकबेथ कुछ मर्डरर्स हायर करता है, ताकि वो बैंको और उसके बेटे फ्लैंस को मार सके।
बैंक को मारा जाता है, लेकिन फ्लैंस भाग निकलता है। इसके बाद एक बहुत ही ड्रामेटिक बैंकेट सीन आता है, जहाँ मैकबेथ को बैंकों का घोस्ट, उसका भूत, उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है। ये मैकबेथ के साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन और गिल्ट को दर्शाता है। इधर विचेस की हेड हिकटी बाकी विचेस पर गुस्सा होती है और प्लान बनाती है कि वो मैकबेथ को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनाएंगी। मैकबेथ वापस विचेस के पास जाता है। विचेस उसको 3 एपारेशन, भूतिया दर्शन दिखाती है। मतलब एक उनके पास ऐसे मिक्सचर सा होता है, उसके अंदर वो प्रोफेसीज उसको दिखाती हैं। एन आर्म्ड हेड, मैकडफ से बच के रहना। अ ब्लडी चाइल्ड, कोई भी इंसान जो औरत के गर्भ से पैदा हुआ हो, नन ऑफ वुमेन बॉर्न, वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। अ क्राउन्ड चाइल्ड विद अ ट्री, जब तक ब्रिनम वुड चलकर डंसिनियन कैसल की तरफ नहीं आएगा, मैकबेथ नहीं हारेगा। मैकबेथ इन बातों को सुनकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि जंगल चलकर नहीं आ सकता और हर इंसान औरत से ही पैदा होता है, वुमेन बॉर्न नहीं होता है। ये विचेस का सबसे बड़ा ट्रैप था। इसके बाद मैकबेथ रूथलेसली मैकडफ की बीवी और बच्चों को मरवा देता है। इंग्लैंड में मैलकॉम मैकडफ की लॉयल्टी चेक करता है और दोनों मिलकर इंग्लिश किंग की हीलिंग पावर और सपोर्ट के साथ मैकबेथ पर अटैक का प्लान बनाते हैं। एक्ट 5 में शुरू होता है लेडी मैकबेथ का फेमस स्लीप वॉकिंग सीन। वो नींद में चलते हुए अपने हाथ रगड़ती है और कहती है, आउट डैम स्पॉट, क्योंकि उसको लगता है कि उसके हाथ पर डकन का खून अभी भी लगा हुआ है। इंग्लिश आर्मी ब्रिनम वुड के पेड़ की डालियां काटकर अपने आगे रख लेती है, ताकि उनकी गिनती ना पता चल सके, और वो एक कैमोफ्लेज टाइप का बनाती है। दूर से ऐसा लगता है कि जंगल चरकर डंसिनियन कैसल की तरफ आ रहा हो। एंड में मैकडफ मैकबेथ को बताता है कि वो अपने माँ के पेट से नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो अनटाइमली रिप्ड सी सेक्शन से निकाला गया था। मैकबेथ समझ जाता है कि विचेस ने उसके साथ धोखा किया है और वर्ड प्ले किया है। मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और मैलकॉम नया किंग बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डू द विचेस प्रोफेसीज लीड टू मैकबेथ्स डाउनफॉल? या फिर कमेंट ऑन द स्लीप वॉकिंग सीन एंड द साइकोलॉजिकल कोलैप्स ऑफ लेडी मैकबेथ। जो भी पॉइंटर्स मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए, उन्हीं सबको आपको लिखकर अपने आंसर को फ्रेम करना होगा। किसी भी लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि अलग अलग टाइम पर क्रिटिक्स ने इस प्ले को कैसे देखा था। इसमें हमको ये याद रखना है कि अलग अलग क्रिटिक्स की स्टेटमेंट्स को अपने आंसर में कोट करने से आपको हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 18 टू 19 सेंचुरी के क्रिटिसिज्म को देखते हैं। सैमुअल जॉनसन, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि शेक्सपियर के टाइम में विचक्राफ्ट एक रियलिटी मानी जाती थी, इसलिए ऑडियंस के लिए ये प्ले बहुत ही रियल और डरावना था। सैमुअल टेलर कॉलरिज, उन्होंने कहा था कि मैकबेथ प्योर इमेजिनेशन पर बेस्ड है और इस ट्रेजेडी में पन्स यानी वर्ड प्ले की एब्सेंस है। थॉमस द क्विंसी, उन्होंने नॉकिंग एट द गेट सीन पर कहा था कि जब डकन का मर्डर होता है तो ह्यूमन नेचर मोमेंटरीली रुक जाती है, और जब दरवाजे पर दस्तक होती है तो नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड वापस अपना रिफ्लक्स करता है। एसी बार्डले के क्रिटिसिज्म को देखते हैं। उन्होंने प्ले की डार्कनेस और ब्लैकनेस पर फोकस किया था और कहा था कि मैकबेथ की ट्रेजेडी बाहर के एलिमेंट से नहीं, बल्कि उसके अंदर के फ्लॉज से आती है। एक मार्क्सिस्ट अप्रोच भी है। विक्टर कर्नन ने प्ले को हिस्टोरिकल कोलिजन की तरह देखा था, जहां फेडरलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था, और मैकबेथ एक पुराने ऑर्डर को तोड़ने वाले इंडिविजुअल का सिंबल है। कल्चरल मटेरियलिज्म, एलन सिनफील्ड ने मैकडफ और मैलकॉम के रिलेशनशिप को ट्रांजिशन टू एब्सोल्यूटिज्म यानी टोटल पावर की तरह एनालाइज किया। द विचेस, टेरी इगल्टन जैसे मॉडर्न क्रिटिक्स मानते हैं कि विचेस एक्चुअली इस प्ले की हीरोइंस हैं। वो सोसाइटी के स्ट्रिक्ट पेट्रियार्कल रूल्स को तोड़ती हैं और उनका एम्बिगुअस स्पीच पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करता है। फेमिनिस्ट और मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस ऑफ लेडी मैकबेथ और विचेस भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ एंड द वियर्ड सिस्टर्स फ्रॉम अ मॉडर्न क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो ये था हमारा ब्लॉक 1, जिसमें हमने मैकबेथ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैप्टर वाइज समरी और क्रिटिकल रिस्पॉन्सेस को बहुत डीपली समझ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ब्लॉक 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉक 2 की तरफ, जहां हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी विक्टोरियन एज के एक बहुत ही ब्रिलियंट राइटर थॉमस हार्डी को, और उनके फेमस नॉवल को हमको पढ़ना है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो पिछली बार की तरह इस नॉवल को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। नॉवल बेसिकली एक एक्सटेंडेड प्रोज नरेटिव होता है जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स और उनके प्रॉब्लम्स को दिखाता है। इंग्लिश लिटरेचर में नॉवल का असली राइज 18th सेंचुरी में हुआ था। इस सेंचुरी को अगस्तिन एज या फिर एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहते हैं।
इस टाइम पर मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी और उन्हें पढ़ने के लिए ऐसी स्टोरीज चाहिए थी जो उनके डेली लाइफ से रिलेट करती हो। 18th सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट नॉवल टाइप्स में इंक्लूड होता है एपिस्टोलरी नॉवल, जो लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे सैमुअल रिचर्डसन के पामेला। और दूसरा है पिकारेस्क नॉवल, जहां एक रगिश हीरो के एडवेंचर्स होते हैं। 19th सेंचुरी में आते आते रोमांटिसिज्म और गॉथिक नॉवेल्स का ट्रेंड आया, जहां सुपर नेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर विक्टोरियन एज में फोकस शिफ्ट हो गया रियलिज्म पर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो पॉवर्टी और सोशल इंजस्टिस आई, राइटर्स जैसे चार्ल्स डिकन्स और थॉमस हार्डी ने उनको अपने नॉवेल्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द रीजन फॉर द राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल इन 18th सेंचुरी। इसमें आपको मिडिल क्लास का राइज, प्रोज का डेवलपमेंट और पीरियोडिकल एसेस को मेंशन करना होगा। अब आते हैं हमारे ऑथर थॉमस हार्डी पर। इनका राइटिंग करियर 3 फेजेस में डिवाइडेड था, अर्ली फेज, मिडिल फेज और लेटर फेज। उन्होंने अपनी नॉवेल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है: नॉवल ऑफ कैरेक्टर्स एंड एनवायरनमेंट, रोमांसेस एंड फैंटेसीज और नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइनिटी। हार्डी की राइटिंग्स की सबसे बड़ी पहचान है उनका फिक्शनल लैंडस्केप, जिसे वो वेसेक्स कहते थे। वेसेक्स असल में साउथ और साउथ वेस्ट इंग्लैंड, डॉर्सेट का एक रूरल एरिया है, जिसे उन्होंने अपने नॉवल में एक रियलिस्टिक ड्रीम कंट्री की तरह यूज किया है। इसमें हमको ये याद रखना है कि हार्डी की फिलॉसफी पर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। हार्डी ट्रेडिशनल क्रिश्चियन गॉड में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यूनिवर्स को एक ब्लाइंड अनकॉन्शियस फोर्स चलाती है, जिसे वो इमिनेंट विल कहते हैं। वो डिटर्मिनिज्म में विश्वास रखते थे, यानी इंसान की डेस्टिनी बाहरी फोर्सेस, फेट और चांसेस से कंट्रोल होती है और इंसान उसके आगे मजबूर है। लेकिन वो खुद को एक मिलियोरिस्ट कहते थे, जिसका मतलब है कि भले ही दुनिया में दुख है, पर ह्यूमन एफर्ट से इसे थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए अब एंटर करते हैं वेसेक्स की खूबसूरत और शांत दुनिया में। इस नॉवल का टाइटल, जो कि हमको इस सेक्शन में पढ़नी है, थॉमस ग्रे की एलिजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर एक शांत गांव की जिंदगी में। ये कहानी एक खूबसूरत, इंडिपेंडेंट और थोड़ी जिद्दी औरत की है, जिसका नाम है बादशीबा एवरडीन। उसको एक फार्म इनहेरिट होता है और कहानी उसके और उसके 3 स्यूटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। गैब्रियल ओक ये एक सीधा साधा शेपर्ड है। एक ट्रेजिक रात में उसके सारे भेड़, उसके सारे शीप पानी में डूबकर मर जाते हैं और वो बर्बाद हो जाता है। वो काम ढूंढते हुए बादशीबा के फार्म पर आता है और वहां आग लगने से बचाता है। बादशीबा उसको काम पर रख लेती है। गैब्रियल हमेशा उसका लॉयल और सच्चा दोस्त बनकर रहता है। फार्मर बोल्डवुड ये एक मेच्योर, अमीर और सीरियस इंसान है, जिसे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बादशीबा प्लेफुली, मजाक में उसे एक वैलेंटाइन कार्ड भेजती है, जिस पर लिखा होता है मैरी मी, यानी मुझसे शादी कर लो। बोल्डवुड इसे सच मान लेता है और उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है। सर्जेंट ट्रॉय ये एक हैंडसम, चालाक और फ्लर्टी सोल्जर है। पहले इसका अफेयर फेनी रॉबिन नाम की एक गांव की लड़की से होता है, लेकिन जब फेनी शादी के दिन गलती से गलत चर्च पहुंच जाती है, तो ट्रॉय गुस्से में उसे छोड़ देता है। फिर वो बादशीबा को अपने चार्म और तलवारबाजी, स्वॉर्ड स्किल से फंसाता है और उससे शादी कर लेता है। स्टोरी के क्लाइमैक्स को देखते हैं। ट्रॉय शादी के पैसे बर्बाद कर देता है। एक दिन उसको पता चलता है कि फैनी रॉबिन गरीबी और प्रेगनेंसी की हालत में मर गई है। उसका दिल गिल्ट से भर जाता है। वो बादशीबा को छोड़कर चला जाता है और समुद्र में अपने डूबने का नाटक करता है। इस बीच बोल्डवुड वापस बादशीबा पर प्रेशर बनाता है शादी के लिए। लेकिन जैसे ही क्रिसमस पार्टी में बोल्डवुड और बादशीबा की शादी फिक्स होने वाली होती है, ट्रॉय अचानक से वापस आ जाता है। बोल्डवुड गुस्से और पागलपन में ट्रॉय को गोली मार देता है। एंड में बोल्डवुड को अनमार्केड यानी इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, ट्रॉय मारा जाता है और बादशीबा आखिर में अपने सबसे सच्चे और लॉयल साथी गैब्रियल ओक से शादी कर लेती है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। हार्डी के नॉवेल्स में नेचर यानी प्रकृति का रोल कैसा है? इस नॉवल में नेचर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक लिविंग कैरेक्टर की तरह ये एक्ट करती है। गैब्रियल ओक नेचर के साथ हार्मनी में रहता है, इसलिए वो हर मुश्किल का सामना कर लेता है, जबकि ट्रॉय नेचर से दूर सुपरफिशियल सिटी लाइफ का सिंबल है। हार्डी के कैरेक्टराइजेशन इस नॉवल की जान है। हर एक कैरेक्टर सोसाइटी और ह्यूमन नेचर का एक अलग पहलू दिखाता है। बादशीबा एवरडीन वो एक मॉडर्न विक्टोरियन हीरोइन की तरह है, जो किसी मर्द की प्रॉपर्टी नहीं बनना चाहती। वो इंडिपेंडेंट है और अकेले अपना फार्म चलाती है, लेकिन शुरू में वो इम्पल्सिव यानी जल्दबाजी में फैसले लेने वाली
और वेन अपनी खूबसूरती पर घमंड करने वाली होती है। नॉवल के एंड तक वो एक मेच्योर और समझदार औरत बन जाती है। गैब्रियल ओक नाम की तरह ही एक ओक ट्री जैसा मजबूत और स्टेबल इंसान है ये। वो एक अनरिक्यूटेड लव, एक तरफा प्यार की बेस्ट मिसाल है। उसका काम और स्टोइक धैर्य वाला नेचर उसे सबसे अलग बनाता है। सर्जेंट रॉय ये एक डॉन जुआन कैरेक्टर है, यानी जो औरतों को सिर्फ अपनी खुशी के लिए यूज करता है। ये एंटेगोनिस्ट यानी कि एक विलेन है, पर हार्डी ने इसमें भी थोड़ी इंसानियत दिखाई है जब वो फैनी की मौत पर पछताता है। फार्मर बोल्डवुड ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बिल्कुल पत्थर अनइमोशनल जैसी थी, पर प्यार में पड़ने के बाद ये एकदम अनकंट्रोलेबल आग बन जाती है। उसकी ट्रेजेडी फेट और उसके अपने ऑब्सेशन की वजह से आती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड एज अ ट्रेजी कॉमेडी, जिसमें आपको लिखना होगा कि कैसे ये नॉवल में ट्रेजेडी जैसे कि फैनी की मौत, बोल्डवुड का पागलपन भी है, लेकिन एंड में एक पीसफुल कॉमिक रेजोल्यूशन यानी बातशीबा और गैब्रियल की शादी भी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग की कहानी और कैरेक्टर्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए फिर फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉग 3 की तरफ, जहां हम पढ़ेंगे 20th सेंचुरी ब्रिटिश ड्रामा का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, जीबी शॉ का एक प्ले, आर्म्स एंड द मैन को। मैं आपको इस पूरे ब्लॉग 3 के थ्रू डिटेल्ड तरीके से गाइड करूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट और स्टोरी का फ्लो इतना स्मूथ रखेंगे हम कि आप कहीं भी डिस्कनेक्टेड ना फील करें। चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। किसी भी प्ले को समझने के लिए उसके प्ले राइट को समझना बहुत जरूरी होता है। जीबी शॉ का जन्म ड्यूब्लिन आयरलैंड में हुआ था। वो एक सेल्फ टॉट इंटेलेक्चुअल थे और उन्होंने लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम को अपनी इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी बना लिया। शॉ एक कमिटेड सोशलिस्ट थे और फेबियन सोसाइटी के एक्टिव मेंबर थे। ये सोसाइटी वायलेंस की जगह एजुकेशन और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के थ्रू सोशलिज्म लाना चाहती थी। 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश थिएटर में वेल मेड प्ले का ट्रेंड था, जिसमें सिर्फ आर्टिफिशियल प्लॉट्स और हैप्पी एंडिंग्स होती थी। शॉ नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन से बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने थिएटर में प्रॉब्लम प्ले इंट्रोड्यूस किया। प्रॉब्लम प्ले का फोकस एक्शन से ज्यादा डिस्कशन पर होता है, जहां सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को स्टेज पर लाया जाता है। उनके बाकी फेमस प्लेज में पिग्मेलियन, मेजर बारबरा और सेंट जॉन शामिल है। 1925 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से भी नवाजा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं डायरेक्ट प्ले की स्टोरी पर। ये प्ले 1885 के सर्बो बुल्गेरियन वॉर के बैकग्राउंड पर सेट है। प्ले की शुरुआत बुल्गारिया में रैना पेटकॉफ के बेडरूम में होती है। रैना एक हाईली रोमांटिक लड़की है जो वॉर और लव को नॉवेल्स की तरह देखती है। उसे पता चलता है कि उसके फियांसे सर्जियस सारानॉफ ने एक बहुत ही हीरोइक कैवेलरी चार्ज लीड करके बैटल जीत ली है। रात में उसके कमरे में अचानक एक फिगेटिव, एक भगौड़ा सोल्जर घुस आता है। यह है कैप्टन ब्लंचली, जो एक स्विस मर्केंडरी है और सर्ब्स की तरफ से लड़ रहा है। ब्लंचली एक प्रैक्टिकल और एंटी रोमांटिक इंसान है। वो बताता है कि उसके पास गन में गोलियां नहीं है, बल्कि चॉकलेट भरी हुई है। रैना पेटकॉफ उसे टॉन्ट करके चॉकलेट क्रीम सोल्जर बुलाती है। ब्लंचली सर्जियस के हीरोइक चार्ज की रियलिटी बताता है। वो चार्ज कोई ब्रेवरी नहीं, बल्कि बेवकूफी थी, बिल्कुल डॉन कुयोटी की तरह। अगर सर्ब्स के पास गलत एम्यूटेशन यानी गोलियां ना आई होती, तो सर्जियस और उसकी आर्मी बुरी तरीके से मारी जाती। चले बढ़ते हमारे एक्ट 2 की तरफ। यहाँ सीन 4 महीने बाद पेटकॉफ फैमिली के गार्डन में शुरू होता है। यहाँ हमें दो सर्वेंट्स मिलते हैं, निकोला जो कि प्रैक्टिकल है और लौका जो कि एक जिद्दी और एम्बिशियस मेड है। मेजर पेटकॉफ और सर्जियस वॉर से वापस आते हैं। सर्जियस को प्रमोशन नहीं मिलता तो वो गुस्से में आर्मी से रिजाइन भी कर देता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि एक्ट 2 में लव का फेक रोमांटिक आइडियल एक्सपोज होता है। जब रेना और सर्जियस अकेले होते हैं तो वो हायर लव, स्पिरिचुअल लव की बातें करते हैं। एक दूसरे को माई क्वीन, माई हीरो बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही रेना अंदर जाती है, सर्जियस बोलता है कि हाई लव मेंटेन करना बहुत थका देने वाला काम है और वो तुरंत मेड लोका के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसी बीच ब्लंचली वापस आता है मेजर पिटकॉफ का पुराना कोट लौटाने के लिए, जो रेना ने उसे भागने के लिए दिया था। पिटकॉफ उसको रोक लेता है ताकि वो आर्मी लॉजिस्टिक्स में उसकी मदद कर सके। टेंशन और कॉमेडी अपने पीक पर पहुंचती है एक्ट 3 में। मेजर पिटकॉफ की लाइब्रेरी में जो कि सेट है, ब्लंटली एफर्टलेसली सारे मिलिट्री डॉक्यूमेंट सॉर्ट कर रहा है, जिससे सर्जियस और पिटकॉफ बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। जब रेना और ब्लंटली अकेले होते हैं
तो रैना अपने नोबल एटीट्यूड और थ्रिलिंग वॉइस ड्रामे वाली आवाज यूज करती है, पर ब्लंटली क्लियरली बोल देता है कि वो उसकी इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। रैना शॉक होते हुए पूछती है, हाउ डिड यू फाइंड मी आउट? तुमने मेरी असलियत कैसे पहचानी? ये प्ले का एक टर्निंग पॉइंट है जहां रैना अपने रोमांटिक मास्क को उतारकर अपनी रियल आइडेंटिटी एक्सेप्ट करती है। अब चलिए इस प्ले के क्लाइमेक्स को भी समझते हैं। लोका सर्जियस को बता देती है कि रैना असल में ब्लंटली से प्यार करती है। गुस्से में आकर सर्जियस ब्लंटली को डुएल यानी तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है। ब्लंटली इस सिचुएशन को अपने ठंडे दिमाग से संभाल लेता है। एंड में पिटकॉफ को पुराने कोट से रैना का दिया हुआ पोर्ट्रेट यानी कि फोटो मिल जाता है और सारा सच बाहर आ जाता है। पता चलता है कि ब्लंटली के पिताजी की डेथ हो गई है और उसने कई बड़े होटल्स, 200 घोड़े और बहुत सारी दौलत इनहेरिट की है। वो पिटकॉफ फैमिली से भी ज्यादा अमीर है। प्ले के एंड में ब्लंटली रैना को प्रपोज करता है और रैना मान जाती है। वहीं सर्जियस मेड लोका को अपना लेता है। प्ले सर्जियस के डायलॉग के साथ एंड होता है, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। यहाँ पर हमारे प्ले की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब चले फटाफट से चलते हैं इसके थीम्स एंड अदर कंसर्न्स पर। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, द टाइटल ऑफ द प्ले। ये टाइटल एंशिएंट रोमन पोएट वर्जिल के एपिक एनियड की ओपनिंग लाइंस आर्म्स एंड द मेन आई सिंग से लिया गया है। वर्जिल ने अपने एपिक में वॉर और हीरोइज्म को ग्लोरीफाई यानी महान बताया था, पर शॉ ने इस टाइटल को आयरॉनिकली यूज किया है, ये दिखाने के लिए कि वॉर में कोई ग्लोरी नहीं होती, सिर्फ ब्रुटैलिटी और सर्वाइवल की लड़ाई होती है। रिसेप्शन ऑफ द प्ले। जब यह प्ले 1894 में पहली बार परफॉर्म हुआ था तो ये कमर्शियली सक्सेसफुल रहा, लेकिन शॉ को लगा कि ये घासली फेलियर है, एक बुरा फेलियर है। ऐसा क्यों? क्योंकि लंदन की ऑडियंस सिर्फ हंसने में लगी हुई थी, वो इसे एक फार्स यानी हल्की कॉमेडी समझ रहे थे और इसमें छिपे हुए वॉर और लव के सीरियस सोशल क्रिटिक को नहीं समझ पाए। इसके कुछ मेजर थीम्स को देखते हैं। डी रोमांटिसाइजिंग वॉर। शॉ बताते हैं कि असली वॉर स्टेज के ड्रामा से अलग होती है। एक सच्चा सोल्जर जैसे ब्लंटली ग्लोरी के लिए नहीं मरता, बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ता है और गोलियों से ज्यादा चॉकलेट्स की वैल्यू समझता है। द थीम ऑफ लव। प्ले हायर लव और नाइटली रोमांस को एक धोखा बताता है। सच्चा प्यार जैसे रैना और ब्लंटली का है, रियलिटी, ऑनेस्टी और एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करने पर बेस्ड होता है। क्लास डिस्टिंक्शन। शॉ सोसाइटी के क्लास सिस्टम पर भी अटैक करते हैं। लोका सोल ऑफ अ सर्वेंट रखने से इनकार करती है और अपनी इंटेलिजेंस से सर्जियस से शादी करके अपना स्टेटस बढ़ा लेती है। वहीं पिटकॉफ फैमिली अपनी लाइब्रेरी और इलेक्ट्रिक बेल को लेकर जो शो ऑफ करते हैं, वो अपर क्लास की खोखली सोच को दिखाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इसके आंसर में आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे शॉ ने पहले के एक्ट्स यानी एक्ट 1 और 2 में वॉर और लव दोनों के फेक रोमांटिक आइडियल्स बिल्ड किए और फिर एक्ट 3 आते आते उनको पूरी तरीके से तोड़कर एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक दुनिया प्रेजेंट की। दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्लॉक 3 खत्म हो जाता है। चलिए अब हम कवर करते हैं ब्लॉक 4 को और इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं, जहां हमें पढ़ना है विक्टोरियन एज के सबसे महान पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की इमॉर्टल पोयम मॉर्टे दे अर्थर को। चलिए इस एपिक जर्नी को शुरू करते हैं और फटाफट से अपनी वीडियो को कंक्लूड भी करते हैं। किसी भी पोयम के सोल को समझने के लिए उसके टाइम पीरियड को जानना बहुत जरूरी होता है। ये पोयम विक्टोरियन एरा में लिखी गई थी। विक्टोरियन एरा 1837 से लेकर 1901 तक चला था, जब क्वीन विक्टोरिया का रूल था इंग्लैंड के ऊपर। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए, ये एरा बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट्स का टाइम था। एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस का बूम था, तो दूसरी तरफ गरीबी और एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि हम विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, यानी प्रोग्रेस और पॉवर्टी का एक अजीब सा मिक्स था। इस टाइम पर यूटिलिटेरियनिज्म जैसी फिलॉसफी आई, जिसने सिखाया ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी सबसे ज्यादा लोगों का सबसे बड़ा फायदा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। इस टाइम पर इसने लोगों के मन में भगवान को लेकर डाउट्स पैदा कर दिए, जैसे एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। साइंस और रिलीजन का यही कन्फ्लिक्ट विक्टोरियन पोएट्री का बेस बना। रोमांटिक पोएट्री इमोशंस और नेचर पर फोकस करती थी, जबकि विक्टोरियन पोएट्री रियलिज्म, डाउट और मेलनकली और मॉर्टैलिटी पर बेस्ड थी। अब आते हैं अपनी मेन पोएम पर। टेनिसन के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हैलम, जिनके सिर्फ 22 साल की उम्र में अचानक डेथ हो गई थी। अपने दोस्त को खोने के इस गहरे दुख और ग्रीफ में टेनिसन ने ये पोयम लिखी थी। ये पोयम टेनिसन के सबसे बड़े वर्क एडल्स ऑफ द किंग का 11th बुक है। इस पोयम की स्टोरी सर थॉमस मैलोरी के 15th सेंचुरी एपिक लिव मॉर्टे द अर्थर पर बेस्ड है।
ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, द फ्रेमिंग ऑफ द पोयम। मॉर्टे द अर्थर सीधे शुरू नहीं होती, इसे एक दूसरी पोयम जिसका नाम द एपिक है उसके अंदर फ्रेम किया गया है। द एपिक में दिखाया जाता है कि क्रिसमस ईव पर कुछ दोस्त बैठे हैं जो फेथ और रिलीजन के लॉस पर बात कर रहे हैं, और तभी एक पोएट उन्हें किंग अर्थर की कहानियां सुनाता है। ये फ्रेम पास्ट के लेजेंड्स को प्रेजेंट की मॉडर्न लाइफ से जोड़ता है। चलिए इस एपिक स्टोरी के प्लॉट पर आते हैं। कहानी किंग अर्थर के आखिरी बैटल के बाद शुरू होती है। ट्रेटर मॉर्डेड के खिलाफ लड़ते हुए अर्थर के राउंड टेबल के लगभग सारे ब्रेव नाइट्स मर चुके हैं। अर्थर खुद बुरी तरीके से जख्मी है, मॉर्टली वाउंडेड है। अर्थर के पास सिर्फ उसका एक आखिरी लॉयर नाइट बचा है, सर बेडीवीर। अर्थर बेडीवीर को ऑर्डर देता है कि वो उसकी जादुई तलवार एक्सकलिबर को लेक में फेंक दे। बेडीवीर जब लेक की तरफ जाता है तो तलवार के हिल्ट यानी हैंडल पर लगे प्रीशियस हीरे जवाहरात देखकर लालच और औ यानी हैरानी में आ जाता है। वो सोचता है कि ऐसी महान तलवार को पानी में फेंककर परमानेंटली गवा देना बेवकूफी होगी। वो तलवार छिपा देता है और अर्थर से झूठ बोलता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि बेडीवीर एक बार नहीं बल्कि 2 बार किंग अर्थर से झूठ बोलता है। अर्थर उसको डांटता है और उसे अननाइटली और ट्रेटर हर्टेड बुलाता है। अर्थर उसे धमकी देता है कि अगर उसने तीसरी बार उसकी आज्ञा नहीं मानी तो वो उसको अपने हाथों से मार देगा, मतलब अपने हाथों से बेडीवीर को मार देगा। तीसरी बार बेडीवीर आंख बंद करके एक्सकलिबर को पानी में फेंक देता है। तभी पानी से एक हाथ निकलता है जिसने व्हाइट समिट यानी सिल्क पहना हुआ है। वो हाथ तलवार को 3 बार घुमाता है और पानी के अंदर ले जाता है। इसके बाद बेडीवीर जख्मी अर्थर को लेक के पास लेकर आता है जहाँ एक डार्क बार्ज यानी नाव आती है। इस नाव में 3 क्वींस है जो सोने के क्राउन्स पहने हुए हैं और रोते हुए अर्थर को नाव पर लेटाती हैं। वो सब अर्थर को हील करने के लिए एविलियन नाम के एक मैजिकल आइलैंड ले जाती हैं। पोएम का कंक्लूजन सिर्फ एक राजा की मौत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मैसेज है। इसके कुछ थीम्स को भी देखते हैं। सबसे पहला थीम इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज को लेकर। जब बेडीवीर रोता है कि अब कैमलेट का गोल्डन एरा खत्म हो गया है और वो अकेला रह गया है, तो अर्थर एक बहुत ही फेमस और पावरफुल लाइन कहता है, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways। मतलब पुराने नियम बदलते हैं और नए आते हैं। चेंज नेचर का लॉ है। अगर एक ही अच्छी प्रथा लंबी चलती है तो वो भी दुनिया को करप्ट कर सकती है। प्रेयर एंड फेथ। अर्थर बेडीवीर को कहता है कि उसकी सोल के लिए वो प्रे करे, क्योंकि प्रेयर से ऐसे मिराकल्स हो सकते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। ये विक्टोरियन एज के लोगों के लिए एक मैसेज था कि साइंस के जमाने में भी फेथ मत खोना। इसमें कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं जैसे द राउंड टेबल। ये इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक स्पिरिट का सिंबल है। आर्थर ने इसे बनाया था ताकि कोई भी नाइट खुद को दूसरे से बड़ा ना समझे। एक्सकलिबर ये डिवाइन अथॉरिटी, प्योरिटी और वर्च्यू का सिंबल है। जब आर्थर का रूल खत्म हो रहा था तो अथॉरिटी वापस नेचर, लेडी ऑफ द लेक को सौंप दी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एग्जामिन मॉर्टे द अर्थर्स एज एन एलिगरी ऑफ विक्टोरियन एज। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि कैसे किंग अर्थर को क्वीन विक्टोरिया के परफेक्ट रूल का सिंबल बनाया गया है। दोनों ही मॉरलिटी, ड्यूटी और एक आइडियल स्टेट बनाने के सिंबल थे। टेनिसन ने अर्थर के थ्रू विक्टोरियन सोसाइटी को ओबीडियंस और लॉयल्टी की वैल्यू सिखाई थी। और इसी के साथ हमारा मॉर्टे दी अर्थर का डिटेल्ड एनालिसिस और ये लिटरेचर सीरीज जिसमें कि हमने बीजीसी 133 ब्रिटिश लिटरेचर को कवर किया, खत्म हो जाता है। हमने मैकबेथ की साइकोलॉजिकल डेप्थ, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड की रूरल ट्रेजेडी, आर्म्स एंड द मैन के एंटी रोमांटिक रियलिज्म और अब टेनिसन की मूविंग पोएट्री को बहुत ही डीपली समझ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको इस सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप फील कर रहे होंगे 100% रेडी अपने एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 100% इंग्लिश चैनल को और ऐसे डिटेल्ड, इंसाइटफुल और वन शॉट वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।